10वां, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला, सम्मित हो परंतु न तो सतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो हमें इसमें एक ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सम्मित हो लेकिन सतुल्य न हो और संक्रामक न हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना ए बराबर 1 2 3 एक स्वेच्छ अरिक्त समुच्चय है तथा आर ए में परिभाषित है। तो हम इसका उदाहरण लिखेंगे। तो सम्मित होने के लिए अगर आर में कोई अवयव ए बी है तो इसका उल्टा मतलब बी ए भी मौजूद होना चाहिए, तभी वो सम्मित होता है। तो यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि कोई अवयव 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए। यहाँ पर 1, 2 भी है, 2, 1 भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सम्मित है। और सतुल्य होने के लिए इनके द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और संक्रामक होने के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1, 1 भी होना चाहिए जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक भी नहीं है। यहाँ पर दूसरा है, संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो और न सम्मित हो। तो हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो संक्रामक हो लेकिन सतुल्य और सम्मित न हो। तो संक्रामक होने के लिए अगर आर में कोई अवयव ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तभी वह संबंध संक्रामक होता है। और अगर ए बी है और बी से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है तो वह संबंध संक्रामक होता है। तो यहाँ पर 1, 2, तो यहाँ पर ए बी है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। और स्वतुल्य होने के लिए इसके द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और सम्मित होने के लिए अगर यहाँ पर ए बी है तो बी ए भी मौजूद होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा 2, 1 भी मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सम्मित भी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि वो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो स्वतुल्य होने के लिए इनके द्विक मौजूद होना चाहिए। तो पहले हम द्विक लिखेंगे, मतलब 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3 और सम्मित होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2, 3 है तो इसका उल्टा मतलब 3, 2 होना चाहिए। इसी तरह से 1, 2 और इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए। तो इसमें इनके दिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य है। और यहाँ पर 2, 3 है और इसका उल्टा 3, 2 है और 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सम्मित है। यहाँ पर ए बी भी है, बी सी भी है लेकिन ए सी नहीं है, मतलब 1, 3 आर का अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसी तरह से हम चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा है, सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो सतुल्य होने के लिए इनके द्विक मौजूद होने चाहिए। तो पहले हम इनके द्विक को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और संक्रामक के लिए हम 2, 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें इनके द्विक मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है। और यहाँ पर 2, 3 है लेकिन 3, 2 नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों स्वतुल्य हैं। और यहाँ पर 2, 3 है लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। तो अब हम पांचवा देखते हैं। तो यहाँ पांचवा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो स्वतुल्य न हो इसके लिए हम यहाँ पर 1, 1 लेंगे, 2, 2 लेंगे लेकिन 3, 3 नहीं लेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं है। और सम्मित होने के लिए 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित है। और ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1, 1 होना चाहिए जो कि इसमें है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। 11 सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q, जहाँ बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p जो मूल बिंदु के बराबर नहीं है से संबंधित सब बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर प्रश्न के 2 भाग हैं, जिसमें पहले हमें ये संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इसे सिद्ध करना है। और बिंदु P जो मूल बिंदु के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय
P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। तो पहले ये एक तुल्यता संबंध है, इसे सिद्ध करेंगे। और यहाँ पर संबंध है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यहाँ पर एक तल है और यहाँ पर एक बिंदु है P जिसकी मूल बिंदु से दूरी 3 है। इस तरह से यहाँ पर एक बिंदु है Q जिसकी मूल बिंदु से दूरी 3 है। तो यहाँ पर इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस तरह से यहाँ पर एक बिंदु है S जिसकी मूल बिंदु से दूरी 3 है, तो यहाँ पर ये भी इन दोनों से संबंधित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और जब हम स्वतुल्य सममित संक्रामक हल करेंगे तो हमें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी इसे बार बार लिखना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा है। तो पहले हम इसे छोटा करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे माना O मूल बिंदु है, तो यहाँ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ मूल बिंदु है O, तो यहाँ बिंदु P की मूल बिंदु दूरी हो जाएगी OP। इसी तरह से बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी है OQ। और यहाँ पर हम एक तीसरा बिंदु भी लेते हैं, बिंदु S जिसकी मूल बिंदु से दूरी है OS। और यहाँ पर हमें दिया है R बराबर P, Q, जहाँ पर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो कि है OP, तो हम यहाँ पर लिखेंगे OP। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी जो कि है OQ, तो यहाँ पर आ जाएगा OQ के समान है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों बिंदु एक ही हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर P, P R का अवयव है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर OP बराबर OP है, जिसका मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के, जिसका मतलब है कि यहाँ P, P R का अवयव है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो हम मानते हैं कि यहाँ P, Q R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो इसका उल्टा मतलब बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के। और यहाँ पर इसका मतलब है कि Q, P R का अवयव है, तो अब PQ भी R का अवयव है और इसका उल्टा Q, P भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर P, Q R का अवयव है तथा Q, S भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी की, तथा यहाँ पर इसका मतलब है कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी की। तो यहाँ पर OP बराबर है OQ तथा OQ बराबर है OS। तो यहाँ पर ये तीनों बराबर है तो OP OS के बराबर भी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P, S R का अवयव है। तो यहाँ पर PQ भी R का अवयव है, QS भी R का अवयव है और PS भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। यहाँ पर दूसरा भाग है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P मूल बिंदु के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तल है जिसमें एक बिंदु है P और इससे संबंधित यहाँ पर एक बिंदु है जिसकी मूल बिंदु दूरी समान है। इसी तरह से यहाँ पर बिंदु P संबंधित अनंत बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान है, और जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक वृत्त प्राप्त होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और उसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अक्ष है जिसमें एक वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर एक बिंदु है Q और यहाँ पर एक बिंदु है S और यहाँ पर मूल बिंदु है O। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु दूरी समान होगी। तो यहाँ पर यह बिंदु P और इससे संबंधित अनंत बिंदु हो सकते हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी, और किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। यहाँ पर मूल बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदु हो सकते हैं और यहाँ पर इन बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त कहलाता है। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यहाँ पर बिंदु P से संबंधित
सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र क्या है, एक मूल बिंदु है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है तथा बिंदु P जो मूल बिंदु के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। 12 सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1, T2 जहाँ T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें त्रिभुजों का समुच्चय जहाँ पर अनंत त्रिभुज हो सकते हैं और यहाँ पर दो त्रिभुज तभी संबंधित माने जाएंगे जब वो दोनों त्रिभुज समरूप हों। और समरूप होने का मतलब है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ये और दूसरा त्रिभुज है ये, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात बराबर हो, मतलब यहाँ पर ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये बराबर ये बटे ये। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह 2, यह 3 और यह 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये 6 और ये 10। तो यहाँ पर ये त्रिभुज इसका दुगना है और यहाँ पर ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो यहाँ पर इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये समरूप त्रिभुज है। तो हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो इसमें प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, हमें संबंध R को तुल्यता संबंध है ये सिद्ध करना है। दूसरा, यहाँ पर T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है इसे हमें ज्ञात करना है। दिया है R बराबर T1, T2 जहाँ T1 T2 के समरूप है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए T1, T1 समरूप होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज जब एक ही हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पर T1, T1 R का यह है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T1 T1 के समरूप है जिसका मतलब है कि यहाँ पर T1, T1 R का यह है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर T1, T2 R का यह है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि T1 T2 के समरूप है। तो यहाँ पर T1 T2 के समरूप है तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि T2 T1 के समरूप है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर T2, T1 R का यह है। तो यहाँ पर T1, T2 R का यह है और इसका उल्टा T2, T1 भी R का यह है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सम्मित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सम्मित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर T1, T2 R का यह है तथा T2, T3 R का यह है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि T1 T2 के समरूप है तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर T2 T3 के समरूप है। यहाँ पर T1 समरूप है T2 के और यहाँ पर एक समरूप का चिन्ह है। इसी तरह से यहाँ पर T2 समरूप है T3 के। तो यहाँ पर ये तीनों जब समरूप है तो T1 भी T3 के समरूप होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर T1 T3 के समरूप है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर T1, T3 R का अवयव है। तो यहाँ पर T1, T2 R का अवयव है, T2, T3 R का अवयव है। इस तरह से T1, T3 भी R का अवयव है अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर दूसरा भाग है जिसमें हमें ज्ञात करना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। और यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर इनमें से कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप हैं। और दो त्रिभुज परस्पर समरूप तभी हो सकते हैं जब उनकी भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर त्रिभुज T1 की भुजाएं हैं 3, 4, 5, त्रिभुज T2 की भुजाएं 5, 12, 13 और त्रिभुज T3 की भुजाएं 6, 8, 10। तो यहाँ पर त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5, यहाँ पर त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13 और यहाँ पर त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 6, 8, 10। जहाँ पर ये है T1, ये है T2 और ये है T3। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर T1 और T3 त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे केवल T1 और T3 की भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब यहाँ पर 3/6 बराबर है 4/8 बराबर 5/10, अतः T1 और T3 समरूप त्रिभुज हैं। 13 सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय में, मतलब यहाँ पर बहुभुजों का समुच्चय है तो यहाँ पर त्रिभुज भी एक बहुभुज है।
चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है, षठभुज भी एक बहुभुज है। तो यहाँ पर बहुभुज का मतलब जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती है, तो ऐसे तो अनंत हो सकते हैं। और यहाँ पर दो बहुभुज P1 तथा P2 एक दूसरे से संबंधित तभी माने जाते हैं जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर त्रिभुज से ही संबंधित माना जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें भुजाओं की संख्या समान है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि अब संबंध R एक तुल्यता संबंध है तथा हमें इसमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। पहले संबंध R की एक तुल्यता संबंध है, इसे हम हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है R बराबर P1, P2, जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो फिर P1 और P1 एक ही बहुभुज है, तो इनकी भुजाओं की संख्या समान होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर P1, R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर P1, R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ P1, P2 R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P2, P1 R का अवयव है। तो यहाँ पर P1, P2 भी R का अवयव है और इसका उल्टा P2, P1 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सममित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर P1, P2 R का अवयव है तथा P2, P3 भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा इसका मतलब है कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 की भुजाओं की संख्या से। इस तरह से P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है P3 की भुजाओं की संख्या से। तो यहाँ पर जब ये तीनों बराबर हैं तो P1 की भुजाओं की संख्या P3 के भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P1, P3 R का अवयव है। तो यहाँ पर P1, P2 भी R का अवयव है, P2, P3 भी R का अवयव है और P1, P3 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज समुच्चय A के सभी त्रिभुजों से संबंधित माना जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भले ही उनकी भुजाओं की लंबाई अलग हो, लेकिन उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी दो बहुभुज एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय A के सभी त्रिभुजों का समुच्चय भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। 14, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2, जहाँ L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है और हमें इसमें इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है R बराबर L1, L2, जहाँ L1 समांतर है L2 के। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए L1 समांतर होना चाहिए L1 के। तो यहाँ पर L1 और L1 एक ही रेखा है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर L1, L1 R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर है L1 के, जिसका मतलब है कि यहाँ पर L1, L1 R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सममित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर L1, L2 R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के। तो यहाँ पर L1 L2 के समांतर है, तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि L2 L1 के समांतर है। तो यहाँ पर इसका मतलब है
कि L2, L1 R का अवयव है, तो यहाँ पर L1, L2 भी R का अवयव है और L2, L1 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सममित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर L1, L2 R का अवयव है तथा L2, L3 भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के तथा इसका मतलब है कि L2 समांतर है L3 के। तो यहाँ पर ये है L1 जो कि समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। तो यहाँ पर जब तीनों समांतर हैं तो L1 L3 के समांतर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर है L3 के। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि L1, L3 R का अवयव है। तो यहाँ पर L1, L2 भी R का अवयव है, L2, L3 भी R का अवयव है और L1, L3 भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। और अब हमें इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के, मतलब हमें इसके समांतर सभी रेखाओं के समुच्चय को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी वो इस रेखा से संबंधित होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2x-4 के समांतर सभी रेखाएं इससे संबंधित होगी। तो हम समांतर रेखाएं लिखेंगे। जो हम समांतर रेखाएं लिखते हैं तो उसमें y और x के गुणांक वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 2x धन, और यहाँ पर कांस्टेंट है उसकी जगह में हम c लिखेंगे, जहाँ पर c समुच्चय R का अवयव है। मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम c का कोई भी मान रखेंगे वो इस रेखा के समांतर होगी। 15 मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में R बराबर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो हमें इसमें इनमें से कौन सा उत्तर सही है इसे हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए इसके अंदर उपस्थित अवयव के द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इसमें मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक A जो A का अवयव है के लिए A, A R का अवयव है, मतलब इसके अंदर जितने भी अवयव हैं उनके द्विक R में मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि यह संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है फिर नहीं। तो सममित होने के लिए R में कोई अवयव AB है तो इसका उल्टा BA भी मौजूद होना चाहिए, तभी वो संबंध सममित होता है। तो यहाँ पर 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी R में मौजूद होना चाहिए, लेकिन R में 2, 1 नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 R का अवयव है परंतु 2, 1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए R में कोई अवयव AB है, BC है तो AC भी होना चाहिए, तभी वो संबंध संक्रामक होता है। और अगर R में AB है लेकिन B से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है तो यह संबंध संक्रामक रहता है। और यहाँ पर ये स्वतुल्य है। और यहाँ पर 1, 2 है लेकिन इसमें 2 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 1, 2 संक्रामक है। इसी तरह से यहाँ पर 1, 3 है और 3 से शुरू होने वाला 3, 2 तो इसमें 1, 2 भी होना चाहिए जो कि उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये संक्रामक है। और यहाँ पर 3, 2 है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक AB R का अवयव है तथा BC R का अवयव है के लिए AC R का अवयव है, अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है B। 16 मान लीजिए कि समुच्चय N में R बराबर A, B जहाँ A बराबर B-2 और B का मान 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर समुच्चय N मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि A B से 2 छोटा है और B का मान 6 से बड़ा है। तो हम इसे बताने कि इनमें से कौन से R का अवयव है, और इन सभी में जो सामने में लिखा है वो A का मान है और उसके बाद लिखा है वो B का मान है। तो यहाँ पर B का मान 6 से बड़ा है तो इन सभी में भी
b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें b का मान 6 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा उत्तर नहीं है। और इनमें b का मान 6 से बड़ा है और यहाँ पर a का मान b से 2 छोटा होना चाहिए, तो इसमें a का मान b से 5 छोटा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा उत्तर नहीं है। इसमें a का मान b से 1 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसमें a का मान b से 2 छोटा है और यहाँ पर b का मान भी 6 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।